आपका स्वागत है हेल्थ गुरु में। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। मौसम बदलने के साथ ही भीनी भीनी ठंड का एहसास हमें होने लगा है। ऐसे में सर्द गर्म और इस मौसम में सर्दी जुकाम का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप कैसे बच सकते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। देखते हैं हेल्थ गुरु। बदलते मौसम में किस तरह की बीमारी की दस्तक होती है यही हम जानेंगे, और इसे बताने के लिए हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं डॉक्टर नितिन शर्मा, एमडी मेडिसिन। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर नितिन, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, मौसम बदलते ही खासतौर पर ठंड के समय में किस तरह की बीमारियों की दस्तक होती है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जी देखिए, जैसे ही मौसम बदलता है ना, तो वो वायरस के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड रहता है। वायरस कम टेम्परेचर में यूजुअली ग्रो करते हैं। तो जो भी ईएनटी प्रॉब्लम, नाक, गले और कान से रिलेटेड रहता है, या सांस की तकलीफ, इन सब में वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो सर्दी, खांसी, बुखार और ये जो नॉर्मल सीजनल बीमारियां हैं, जिसे नॉर्मल रूप से हम फ्लू कहते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। और इवन जो दमा के पेशेंट्स होते हैं या जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ठंड के कारण जो एस्थमे के जो बाउट्स होते हैं वो बढ़ते हैं और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से, क्योंकि छोटे बच्चे तो बता भी नहीं पाते और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सर्दी के समय में। तो छोटे बच्चों का हमें क्या ख्याल रखना है और किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देंगे कि ये जो जुकाम है वो सामान्य जुकाम है, सामान्य बुखार है, ये हम कैसे जानें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि वायरस सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, कम टेम्परेचर चाहिए उनको, और ठंडी में मोस्टली जो नाक, गले, कान से रिलेटेड रहते हैं वो वायरस के कारण ही 90% जो बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब वायरस के कारण ही होते हैं। तो नॉर्मल सबसे इम्पॉर्टेंट है रोकथाम इन द सेंस कि हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जैसे नाक, कान की सफाई, नाक, ये सब चीज़ें हमें क्लियर कट, बच्चों में स्पेशली हमें इस चीज़ का हिफाजत से रखना चाहिए। बच्चों को वेल कवर्ड रखना चाहिए। बाहर जैसे सर्द, गर्म, ठंडा जो चेंज ऑफ वेदर है, उससे यूजुअली बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो लोग, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो रहती है। तो इसलिए हम रोकथाम में वेल कवर्ड रखें, हाइजीन का मेंटेन करें, उनको हैंड वॉश की शिक्षा दें कि आप खाने से पहले हैंड वॉश करो। और अगर किसी एक बच्चे को सर्दी खांसी है तो हम उसको दूसरे बच्चे से कोशिश करें, ऑल मेंबर से थोड़ा दूर रखें, ताकि वो ये जो सर्दी खांसी बहुत जल्दी फैलता है। तो ये सब चीज़ जो नुस्खे हैं, हमें जो इवन जो नॉर्मल रूटीन और रोकथाम वाली चीज़ें हैं, इस पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। जी, आमतौर पर डॉक्टर साहब जो नवजात शिशु होते हैं वो मदर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और माताओं को यदि सर्दी हो जाए और उन्हें बच्चों को फीड कराना है तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी माताओं को अगर ऐसा है कि उन्हें सर्दी खांसी है, तो वो बच्चों में फैलने की बहुत चांसेस होते हैं। तो पहली तो चीज़ है कि मैंने जैसे बताया कि 90% वायरसेस होते हैं, तो एंटीबायोटिक यूजुअली अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल एंटीपायरेटिक जो फीवर की दवाइयाँ या सर्दी खांसी की, वो ऐसा लें जो कि सेफ़ रहता है, जो कि बच्चों में भी जो ट्रांसमिशन होने के चांसेस माँ के दूध के थ्रू, वो चांसेस कम रहते हैं। और बाकी अगर जितना भी हम प्रिवेंटिव दवा लें या जितना भी हम ऐसी चीज़ों से सर्द खांसी और ऐसे एटमॉस्फेयर से बचें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन माँओं का जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहते हैं कि सर्दी खांसी के दौरान बच्चों को फीड कराना है या नहीं कराना है? देखिए, अगर सर्दी खांसी है और मोस्टली नॉर्मली ये वायरस वाली होती है सर्दी खांसी, तो 1-2 दिन अवॉइड करके देख सकते हैं अगर लेकिन अगर एकदम इसेंशियल है, बच्चा भी अगर माल नरिश्ड हो या अंडर नरिश्ड हो, तो वो तो खैर प्रिवेंट नहीं कर सकते, तब तो इस दैट कंडीशन लाना पड़ेगा। बट कोशिश करने की, अगर हम 1-2 दिन अवॉइड कर सकते हैं, अगर फुल्ली डिपेंडेंट ना हो बच्चा, और अगर जो आर्टिफिशियल फीड्स होते हैं वो करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि फीडिंग जारी रखना चाहिए अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है, क्योंकि
हमारी जो दूध से जो इम्यूनिटी होती है छोटे बच्चों में, यूजुअली जो उस पर डिपेंडेंट है, उससे अच्छा बेस्ट रेमेडी या मेडिसिन कुछ नहीं होता। जी डॉक्टर नितिन, अब सवाल ये है कि यदि लंबे समय तक बुखार रह गया है तब क्या किया जाए, क्योंकि आमतौर पर पहले तो लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बुखार नहीं उतर रहा है तब हमें किस तरह की जांच की तरफ जाना चाहिए? जी, हमें पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई बुखार लंबे समय से जा रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो बुखार शायद वायरस ना हो, बैक्टीरिया हो या कुछ और हो। उस चीज़ के लिए जो कॉमन टेस्ट हैं वो चीज़, जैसे आजकल तो बहुत सारे टेस्ट हो गए हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स और एक्सरेज और बहुत सारे रूटीन टेस्ट हैं, वो तो हमें करना ही चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए ताकि हमें कॉज पता चल सके कि वो बुखार जो लंबे समय से है उसका कारण क्या है, कि उसका कारण हम कभी इग्नोर, लंबा बुखार कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बहुत से नॉन इन्फेक्टिव कारण भी होते हैं। नॉन इन्फेक्टिव मतलब जो संक्रमण से ना हो वैसे कारण भी होते हैं। फिर बहुत से कारण होते हैं जो वायरस का नॉर्मल इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल में टर्न हो जाता है और छोटा बुखार बड़ा रूप ले लेता है और वो कभी कभी ब्रेन में भी चढ़ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी टेक्निकलिटी है, हमें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके हिसाब से जैसा पेशेंट के सिम्टम्स हैं और उसके साइंस हैं, हम फिर उस हिसाब से टेस्ट कैरिड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा ये गया है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो ठंड के समय ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अस्थमा के पेशेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर ठंड के समय हम कैसे उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? ठंड के समय अस्थमा के पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये गर्म सर्द की जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उसके लिए आप खुद को वेल कवर्ड रखें। अस्थमा वाले पेशेंट्स अपने आप को जितना गर्म, जितनी ठंडी चीज़ें अवॉइड, ठंडे एटमॉस्फेयर से, ठंडी हवाओं से जितना घर पे रहें कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा बाहर ठंड हो तो बाहर ना जाएं और गर्म चीज़ों का सेवन करें, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। और जो भी आपकी जो दवाइयाँ हैं, कुछ स्पेशली इन्हेलर्स हैं और कुछ मेन जो दवाइयाँ हैं जो अस्थमा की, उसका सेवन प्रॉपरली ठंडी और बारिश में तो स्पेशली करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है हमें डोज बढ़ाना भी पड़े और अगर सांस की तकलीफ़ हो रही हो, अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा हो, ऐसे पेशेंट्स जो एस्थमेटिक हैं, तो खुद से दवा ना लें, एक सही डॉक्टर से जाके सलाह करें और उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ लें। तो रोकथाम सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेल कवर्ड रहें, अपने आप को गर्म रखें, कोई भी ऐसा खाना या बाहर का खाना ना खाएँ। आप अगर बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि घर के एटमॉस्फेयर में रहें। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ठंड के समय एक और शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो होती है निमोनिया की। तो निमोनिया के क्या लक्षण हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, निमोनिया भी एक ऐसा बीमारी है जो हमारा जो ENT जो ऊपर से प्रॉब्लम है, वो निमोनिया तब होता है जब वो फेफड़ों तक चला जाता है। तो उसके लक्षण आप देखोगे तो नॉर्मली फीवर आएगा, लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है, फिर ठंडी लगेगी, कपकपी लगेगी, बहुत कमज़ोरी लगेगी, हाथ पैर में दर्द भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है। तो हो सकता है खांसी आए, खांसी में बलगम आए, कभी कभी अगर कुछ ऐसे निमोनिया भी होते हैं जिसमें खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो ये सब विभिन्न लक्षण हैं जिसको समझना और उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, जब पता चल जाए कि निमोनिया के लक्षण नज़र आ रहे हैं मरीज में, तो फिर इसके उपचार के लिए क्या प्रावधान है और किस तरह से घर पर केयर की जा सकती है? सबसे पहले तो एक सही डॉक्टर के पास आप जाओ। आप अगर निमोनिया है तो कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट्स होते हैं, एक्सरेज होते हैं, ये सब कराने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा कीटाणु है, आपके बलगम में कौन सा कीटाणु है जिसने आपके फेफड़ों में संक्रमण कर लिया है। उसके हिसाब से हमें दवाइयाँ देना पड़ेगी। मोस्टली जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं निमोनिया की। और फिर वही जैसा बोला कि ठंड गर्म से बचना होगा, बॉडी को गर्म रखना पड़ेगा और दवाइयों का सही डोज और सही सेवन करना पड़ेगा और घर का स्वच्छ और शुद्ध खाना खाना पड़ेगा। और जिसको निमोनिया है वो कोशिश करे कि क्या है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन
इन्फेक्शन यूजुअली एयरबॉर्न्स रहते हैं, तो आप अपने आसपास यूजुअली एक क्लीन रूम्स और एटमॉस्फेयर रखें और अपने सब जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें और हाइजीन मेंटेन करें। और यूजुअली जिनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो वो मास्क पहन के दूसरों से थोड़ा दूरियां बना के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर नितिन, एक सवाल और कि ठंड के समय में टॉन्सिल की शिकायत बहुत करते हैं बच्चे, तो टॉन्सिल की वजह से कई बार फीवर भी बहुत आ जाता है, तो टॉन्सिल से कैसे बचा जा सकता है? बट टॉन्सिल भी मैंने जैसे बोला कि 90% वायरस जो होते हैं, राइनो वायरस होते हैं, वो ठंडी की चीज़ों में जिनका संक्रमण होता है और वो ऐसी टॉन्सिल, फीवर, सोर थ्रोट करके प्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत सारे टॉन्सिल्स बैक्टीरियल्स भी होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी रहता है। और बचने के लिए फिर वही है कि हमें जो घरेलू नुस्खे हैं, गर्म पानी से गरारा और गर्म चीज़ों का सेवन करना, ठंडी चीज़ें अवॉइड करना, शुद्ध गर्म खाना खाना और प्रॉपर हैंड हाइजीन और प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, ये सब जो नुस्खे हैं ये सब काफ़ी फ्रूटफुल रहते हैं। तो दवाइयों से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें घरेलू नुस्खे या प्रॉपर हाइजीन ये सब ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ की शिकायत ठंड में ज़्यादा सुनने को मिलती है, वो है कान का दर्द, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं और कई बार कान का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से सर में दर्द और आँखों से पानी निकलना भी शुरू हो जाता है। तो कान का दर्द भी क्या ठंड से जुड़ा हुआ ही है? बिल्कुल कान, मैंने बोला नाक, कान, गला, आप मान के चलो कि ये भी उससे ही जुड़ा हुआ है। जहाँ एक सिंपल सा वायरस इन्फेक्शन हो वो संक्रमण करके बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पेशली कान का इन्फेक्शन ऐसा हुआ है कि कान का पर्दे इतने नाजुक होते हैं और उनका कनेक्शन ब्रेन से इतना ज़्यादा क्लोज रहता है कि कान के इन्फेक्शन को अगर हमने इग्नोर किया, जैसे बच्चा कोई खुजली या कुछ पहले से ही कुछ संकेत दे रहा हो, अगर मैंने उसे इग्नोर किया तो वो फीवर चढ़ता ऐसा होता है कि ब्रेन में चढ़ जाता है। फिर बहुत छोटे बच्चों को कन्वर्जेंस बोलते हैं, जिससे मृगी के दौरे भी पड़ सकते हैं बुखार के कारण। तो इसलिए हमको सही समय पे सही एंटीबायोटिक और सही सलाह मशवरा और ख्याल रखना पड़ेगा ऐसे बच्चों का। जहाँ अगर फीवर आ रहा हो, कान का दर्द आ रहा हो, तो तुरंत कान के डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत उनको दिखाएं ताकि डॉक्टर उसको चेक करके समझ पाएंगे कि एक्चुअली इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है और कौन सी दवा उसके लिए सही। जी डॉक्टर नितिन, एक सवाल और है कि कई बार ऐसा होता है ठंड में चढ़ने वाले बुखार में ये समझ नहीं आता कि पानी से पट्टी करनी है या नहीं करनी है। जब बुखार बहुत तेज हो जाता है तो हमें पट्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर बुखार बहुत तेज होता है तो हम बुखारों वाली दवा जैसे एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं उससे भी अगर रिकवर ना हो रहा हो तो बेस्ट है आप पानी की पट्टी कीजिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जब तक लो नहीं रहेगा तो स्पेशली छोटे बच्चों में हाई टेम्परेचर में मृगी के दौरे पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पानी की पट्टी बिल्कुल करें, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई उसके अगेंस्ट कोई ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और वो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बेस्ट तरीका है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये आ रहा है, जैसे आपने कहा कि मिर्गी के दौरे पड़ने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो ठंड से इसका क्या कनेक्शन है? तो ठंड से कनेक्शन, ठंड से होने वाली बीमारियों से इसका कनेक्शन है। जैसे आपको अगर कान ठंड से अगर जैसे मतलब वायरसेस का ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो अगर कुछ सामान के चलिए कान का इन्फेक्शन हो गया और वो कान का इन्फेक्शन फिर बुखार आने लगा, और वो मैंने बोला कि वो जो ब्रेन से काफ़ी जुड़ा रहता है, काफ़ी क्लोज रहता है, तो वो जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होके वो छोटा सा इन्फेक्शन वो ब्रेन में जा सकता है और फिर उसके बाद हाई फीवर और झटके आने या मृगी होने के चांसेस होते हैं। तो वो इसका पूरा कनेक्शन है, सर्दी से ठंडी से लेके कैसे एक छोटा सा इन्फेक्शन बड़ा रूप ले सकता है। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चले जाते हैं खुद को एक्सपर्ट समझ के मेडिकल कॉम्प्लेक्स और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं, या सुनी सुनाई बातों पर भी वो यकीन करके कई बार मेडिसिन ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो दूसरों की मेडिसिन खुद पर अप्लाई करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है एज एन इंडियन हम थोड़े
हेल्थ को रिलेटेड बहुत सचेत नहीं है। और जैसे आपने बोला कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स या मेडिकल से हम जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम सिर्फ नॉर्मल बुखार की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी बीमारियों में हमें लगता है कि हम दवाइयाँ बाहर से लेके, और मरीज़ को लगता है वो ठीक है, ठीक हो गए तो ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो दवाइयाँ ज़रूरी हैं कि नहीं ज़रूरी हैं, वो बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है, क्या ज़रूरत है, क्या सामने वालों को प्रॉब्लम हो, वो उसका एग्ज़ामिनेशन करके एक डॉक्टर बता सकता है। और ऐसे आप दवा लोगे तो आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ, अगर नॉर्मल दवाइयाँ अगर काम है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स, जो कि धड़ल्ले से आपको मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मिल जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है, बल्कि आपको स्ट्रांग नहीं करता। तो हमें इन सब मामलों में थोड़ा मेडिकली जो दवाइयाँ बाहर से लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जी डॉक्टर नितिन, अब सवाल ये उठता है कि खुद को इस ठंड में तंदुरुस्त रखने के लिए हमें किस तरह का डाइट अपनाना चाहिए, इस विषय पे आपका क्या मत है? सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये इस माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि आज की प्रेजेंट जनरेशन या आज के एटमॉस्फेयर में हम अपनी लाइफ ऐसा कर चुके हैं कि हम अपने डाइट को ही देखें तो हम बाहर की जंक फूड्स, मोमोज़ और ये सब खाने में, आप देखो जॉइंट्स होते हैं, जंक जॉइंट्स, वहाँ पे कैसे यंग लोगों का एकदम झुंड बना रहता है। तो हम अपनी जो भारतीय जो भोजन है, एक गरम बहुत पौष्टिक खाना, वो भूल ही गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बाहर के जंक फूड्स और बाहर के तले हुए चीज़ें, इन सब को अवॉइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम जो ज़्यादातर जो बीमारियां तो हम बाहर के जो इन्फेक्टेड फूड हैं, अंडर कुक्ड फूड हैं, फिर बाहर का जो पानी है जो हमारे पेट, हमारी हर तरह के ऑर्गन को डैमेज करता है, जिसकी हमें बिल्कुल ही सूझ नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है डाइट के अलावा हम कितना एक्सरसाइज भी करते हैं, कितना फिज़िकली अपने आप को अपडेट रखते हैं, कितना प्रॉपर पानी, एक साफ़ सुथरा पानी दिन भर में कितना पीते हैं, वो भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कोल्ड ड्रिंक, जंक ड्रिंक्स और दीज ऑल जो फैसिनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन सब में क्या है क्या नहीं है, हमने कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। इसलिए प्लीज़ मेरा ये इस माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी चीज़ें, प्रोडक्ट्स हैं, उसके लेबल्स में हमेशा उसका मेंशन रहता है कि उसमें क्या क्या है। आपको इस बारे में सचेत होना कि क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभिभावकों से, स्पेशली बच्चों के लिए, कि उनको आप इनकरेज करें घर का पौष्टिक खाना, घर का स्वच्छ खाना, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। बाहर की जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी चीज़ आपके लिए एक टॉक्सिन है आपकी बॉडी के लिए, उसके आपकी बॉडी के लिए एक इंसल्ट है। ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप एमडी मेडिसिन हैं, तो इस मौसम में किस तरह के फलों का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये वो मौसम है जब हमें बहुत सारे फल बाज़ार में मिल जाते हैं। तो इस मौसम में हमें किस तरह के फल का चयन करना चाहिए? देखिए, फलों की चयन में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर फल और वेजिटेबल्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। चाहे वो केला हो, इस समय ऑरेंजेस काफ़ी विटामिन सी, इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी, आंवला, ऑरेंजेस, तो इनका सेवन ज़्यादा करेंगे तो विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर रहता है। फिर देन योर अनार, पोमेग्रेनेट्स, it's full with vitamins, antioxidant, iron, even केला, बाकी तरह के फल भी इट्स ऑलवेज गुड एज ए न्यूट्रिशन या मल्टीविटामिन्स जो सप्लीमेंट हमें इन फलों से मिलता है, जो पेट का डाइजेशन और पेट की समस्या का निवारण जो इन फलों से मिलता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर जो इन फलों से मिलता है। आजकल जैसे भी फल खाने की जो हमारी चॉइसेस हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं लोगों में। फलों को लेके और सब्जियों को लेके जो अवेयरनेस है और जो
एक्साइटमेंट है वो काफ़ी कम है। आई थिंक हमें नॉर्मल खाने में फलों का सेवन और सब्जियों का सेवन और उनकी ज़्यादा नंबर ऑफ जो फलें और सब्जियों का सेवन है वो हमें ज़्यादा करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीज़न, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हमेशा से इम्यूनिटी बूस्टर ही है। जी डॉक्टर नितिन, अब एक अंतिम सवाल आपसे और है, क्योंकि ठंड के मौसम में बड़े बुजुर्ग शिकायत करते हैं जोड़ों के दर्द की, तो जोड़ों के दर्द से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, जोड़ों के दर्द से सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे हों, हमें जैसे क्या है कि ठंडियों में क्या होता है कि रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, तो हम एक्सरसाइज करने से थोड़ा आलस हो जाता है, नेचुरली आलस रहता है, तो हम एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें थोड़ा जितना जागरूक नहीं होते, तो हमें आई थिंक इवन ओल्ड एजेस में कुछ बैक एक्सरसाइजेज और नॉर्मल चलना फिरना, ये सब चीज़ें को इनकरेज करना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोकथाम है हमें प्रॉपर एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स, कुछ डाइट, जैसे अभी हमने फलों सब्जियों की बात की, ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करो। और अर्थराइटिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठंडी में यूजुअली नॉर्मली थोड़ा बढ़ते ही हैं, तो अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज और फ्लेक्सिंग, योगा, कोई भी तरीका हो उसको ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो दवाइयों लेने से हम बचेंगे। नहीं तो फिर दर्द होगा तो दर्द की दवा एक आध दिन के लिए लेना कोई हर्ज नहीं है, बट कोशिश वही है कि हमारा रूटीन सही रहे, हमारा पोस्चर सही रहे, हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी सही रहे, तो इन सब जोड़ों की प्रॉब्लम को हम बस से बच सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आज की चर्चा से बहुत सारे लाभ हुए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम आशा करते हैं दर्शकों कि आप इस जाड़े में खुद को स्वस्थ रखेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दिया है उसका पालन करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी आशा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।